हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ का 5th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 26 टॉपिक हम प्रीवियस 4th सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में। देन हम जानेंगे संबित शिखर जी के बारे में, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे बायरो 4 के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिवर किससे संबंधित है, चर्चा करेंगे इसके बारे में और जानेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है एक सिस्टम है फॉर द वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है ये क्रिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है एक सिस्टम है फॉर द वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए, तो इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है ये क्रिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, तो इसको क्रिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। इसलिए ये स्टेटमेंट है वह रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D1 एंड 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड जो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसके अनुसार 11 स्टेट्स और यूटीज ने ज्वाइन कर लिया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को, जो कि एक तरीके से वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए ये सिस्टम है। और ये इंकरेज कर रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर द इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए, कार रिसाइकलिंग के लिए। इसके अलावा जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है ये क्रिएट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में, तो जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो ओल्ड एंड अनफिट जो व्हीकल है उनको स्क्रैप किया जाएगा और उनको रिप्लेस किया जाएगा आपके मॉडर्न एंड न्यू व्हीकल्स इन द इंडियन रोड्स। अगर हम बात करें इसका जो प्राइमरी गोल है कि इसके अंतर्गत एक तरीके से इकोसिस्टम तैयार किया जा सके, जिससे हमारी जो पॉलिटिक जो व्हीकल्स हैं उनको फेज आउट किया जा सके, जिससे हमारा जो लोअर कार्बन फुटप्रिंट है, जिस जो भी हमें पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करना है, तो उसमें ये सहायता करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, तो अगर इसमें वॉलंटरी रूप से कोई ओनर अपने व्हीकल को स्क्रैप में देना चाहता है, तो ये सबमिट करेगा व्हीकल के डॉक्यूमेंट को इन द कलेक्शन सेंटर, और फिर कलेक्शन सेंटर के द्वारा इसका जो डॉक्यूमेंट होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि वह चोरी का व्हीकल तो नहीं है। फिर उसके कलेक्शन सेंटर के द्वारा अगर उसका वैलिडेशन कर दिया जाता है, तो उस वैलिडेशन के बाद कलेक्शन सेंटर से उसके व्हीकल को कलेक्ट कर लिया जाएगा और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वह ऑनर को दे दी जाएगी। फिर उस व्हीकल को रिसाइकल कर दिया जाएगा कलेक्शन सेंटर से, और फिर अगर इसके अंतर्गत जो इसको सर्टिफिकेट और डिपॉजिट जो इसको दिया जाएगा ओनर को, तो उसके अंतर्गत वह अगर नया व्हीकल खरीदने जाता है तो उसको इसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, और जो इंसेंटिव होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा ओरिजिनल जो आपके इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर है उसको, और फिर ओरिजिनल जो इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर है वह डीलर को इसको इंसेंटिव ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वर्क करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपकी जो व्हीकल है जो कि प्राइवेट व्हीकल है और 20 साल पुरानी है, और अगर वह पीयूसी में वह फेल हो जाती है, फिटनेस टेस्ट में वह फेल हो जाती है, तो उसको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा जून 1 2024 के बाद से। इसके अलावा जो हैवी और कॉमर्शियल व्हीकल हैं अगर वे आपके 15 साल से पुराने हैं तो उनको डी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा अप्रैल 1 2023 से। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो एक रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी भी सेटिंग अप की जाएगी। साथ ही जो व्हीकल स्क्रैपिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंतर्गत कई सारा इन्वेस्टमेंट उसके अंतर्गत आ सकता है,
और जो इसमें जो ट्रीट किया जाएगा व्हीकल को एज ए स्क्रैप, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसकी एज के आधार पर देखा जाएगा। और एज को कैसे देखा जाएगा कि उसकी क्वालिटी ऑफ ब्रेक क्या है और इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसके आधार पर उसकी एज को निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमने वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की बात की, तो ये इफेक्ट में आया था अप्रैल 2022 से। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमने एज की बात की, जो प्राइवेट व्हीकल के लिए 20 साल की एज और जो कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 15 साल की एज, तो उसके बाद से अगर जो रजिस्टर्ड जो ओनर है उसका, वह हैंड ओवर कर देगा जो अपने रजिस्टर्ड व्हीकल को इन द रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में। और इसके बाद उसका जो इसको सर्टिफिकेट भी देने पड़ेंगे, उससे संबंधित पैन कार्ड और डिटेल को उसको डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा। फिर उस डॉक्यूमेंट को वह वेरीफाई किया जाएगा, उसको वैलिडेट किया जाएगा कि वे चोरी का व्हीकल तो नहीं है। अगर उसका वैलिडेशन सही पाया जाता है तो उसको एक इशू कर दिया जाएगा सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट, जिसके कारण से वह जो सर्टिफिकेशन और डिपॉजिट के माध्यम से ही अगर वह नया व्हीकल खरीदने जाता है तो उसके तहत वह इंसेंटिव्स ले सकता है। साथ ही साथ इसमें जो सर्टिफिकेट एक बार इशू कर दिया जाएगा और इसके अंतर्गत यूज कर लिया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को, तो उसको एक तरीके से स्टाम्प कर दिया जाएगा और उसको कैंसिल कर दिया जाएगा एजेंसी के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट को भी एक डेटाबेस को मेंटेन करना होगा जो व्हीकल के स्क्रैप को, और जो कि हर ईयर के बेसिस पर इनको डेटाबेस मेंटेन करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंसेंटिव्स की जो कि व्हीकल ओनर को दिए जाएंगे, तो इसमें स्क्रैप जो वैल्यू होगी वह 4 से 6% जो आपकी जो एक्स शोरूम जो प्राइस होती है व्हीकल की, तो उसके आधार पर उनको स्क्रैप वैल्यू दी जाएगी। साथ ही साथ उनको टैक्स रिबेट भी दी जा सकती है, जो स्टेट्स इसके अंतर्गत कहा गया है कि ऑफर कर सकते हैं उनको रोड रोड टैक्स, जो कि उसके अंतर्गत रिबेट दी जा सकती है 25% फॉर द पर्सनल व्हीकल और 50% फॉर द कॉमर्शियल व्हीकल। साथ ही साथ उनको जो नया व्हीकल जब वह खरीदने जाएंगे तो उनको उस व्हीकल पर डिस्काउंट भी दिया जाएगा, और वह डिस्काउंट कितना होगा, 5% का। साथ ही साथ इनको फी वेवियर भी दिया जा सकता है, जो कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो फी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस फी को भी इसके अंतर्गत माफ किया जा सकता है व्हीकल ओनर के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संवेद शिखरजी से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो संवेद शिखर है एक बिगेस्ट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है फॉर बोथ सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स के लिए। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इस टेम्पल का और जो हिल का जो रेफरेंस आपको देखने को मिलता है, वह आपकी होली टेक्स्ट को ज्ञान धर्म कथा के अंतर्गत देखने को मिलता है। साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि संताल इस जो हिल को कहते हैं मारांग गुरु, जिसका अर्थ होता है हिल ऑफ द डाइटी। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो संवेद शिखर है एक बिगेस्ट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, यानी कि तीर्थ स्थान है फॉर द बोथ सेक्ट ऑफ जैनिज्म, दिगंबरास एंड श्वेतांबरस के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इस टेम्पल और हिल का जो फर्स्ट रेफरेंस देखने को मिलता है वह होली टेक्स्ट को ज्ञान धर्म कथा के अंतर्गत मिलता है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि संताल इस हिल्स को मरांग गुरु के नाम से जब बुलाते हैं, और इसका जो अर्थ होता है कि हिल ऑफ द डाइटी, यानी कि देवताओं की पहाड़ी, तो इसके अंतर्गत ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। जो जैन कम्युनिटी के जो मेंबर हैं वे एक तरीके से प्रोटेस्ट पे हैं लास्ट 2 वीक से, क्योंकि इनको जो डिमांड की जा रही है कि जो संवेद शिखर है उसको जो टूरिज्म प्लेस घोषित कर दिया गया है, उसको टूरिज्म प्लेस के जो नोटिफिकेशन से बाहर निकाला जाए। इसके अलावा ये अभी चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि सेंटर के द्वारा इसको होल्ड पर रख दिया गया है। यहाँ पर जो टूरिस्ट एक्टिविटीज जो स्टार्ट हो गई थी, जैन रिलीजियंस जो साइट्स थी झारखंड के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत उसको होल्ड पर रख दिया गया है, और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्डर दिए गए हैं कि जो ऑल जो इको टूरिज्म जो एक्टिविटी वहां चल रही है संवेद शिखर के अंतर्गत लोकेटेड है, जो कि पार्शनाथ हिल्स ग्रेटर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इन झारखंड, तो उसको स्टॉप किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली कि इन्फोर्स कराए जो एग्जिस्टिंग जो बैन था वहां पर, कि जो सेल ऑफ लिक्विड वहां पर जो शराब का सेल है उसको बैन किया जाए, और इंटॉक्सिकेंट और जो मीट है वहां पर जो अभी इस तरीके से शुरुआत हुई है तो उस पर तत्काल रूप से उस पर बैन लगाया जाए इन द पार्सनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में। साथ ही साथ अगर हम बात करें 2019 के अंतर्गत जो पार्सनाथ जो सेंचुरी जो एरिया है उसको नोटिफाइड कर दिया गया था इको सेंसिटिव जोन के रूप में, और ये एक अलाउ करता है कंडीशनल डेवलपमेंट वर्क ऑन द इको टूरिज्म इन द एरिया।
जो इको सेंसिटिव जोन जो घोषित कर दिए जाते हैं, वहां पर एक तरीके से इको टूरिज्म को ही प्रमोट किया जाता है और वहां पर जो डेवलपमेंट वर्क है उनको कंडीशनल आधार पर ही उनको वहां पर डेवलप किया जाता है। इसके अलावा हम शिखर जी के बारे में अगर बात करें तो इसको स्पेल किया जाता है समेत या समेत शिखर जी के रूप में। ये होली प्लेसेस है इन द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड के अंतर्गत, जो कि पड़ता है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा ये एक हाईएस्ट माउंटेन है इन द स्टेट ऑफ झारखंड, पार्शनाथ हिल्स के रूप में ये जाना जाता है। और ये एक यहाँ पर सिचुएटेड है और वो दिगंबरास और श्वेतांबर्स इसको एक तरीके से उनका होली प्लेस माना जाता है, तीर्थ स्थान माना जाता है। साथ ही साथ उनकी ये मान्यता है कि उनके जो 24 जो तीर्थंकर हैं उनमें से 20 जो तीर्थंकर हैं और अन्य कई मॉन्क्स और साधुस का यहाँ से उनको मोक्ष यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा जो हिल है यहाँ पर जो टेम्पल है उसका जो फर्स्ट रेफरेंस हमें देखने को मिलता है वह ज्ञान धर्म कथा के अंतर्गत देखने को मिलता है, जो कि 12 जो फंडामेंटल टेक्स्ट हैं जैनिज्म के उनमें से ये एक है। इसके अलावा एक पार्सनल चरित्र है जो कि बायोग्राफी है प्रभा की, तो इसके अंतर्गत भी 11वीं सेंचुरी का ये डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत शिखर जी का मेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पार्श्वनाथ जो निर्वाण जो शिखर जी है उसका इलेस्ट्रेशन हमें पाम लीफ की मैन्युस्क्रिप्ट पे भी देखने को मिलता है इन द कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा के अंतर्गत इन द 13th सेंचुरी। अगर हम बात करें 1768 सीई की तो उसमें जो जगत सेठ थे उन्होंने रीबिल्ड कराया था टेम्पल ऑफ शिखर जी को, जो कि आप प्रेजेंट में जो देखने को मिलता है वह जगत सेठ के द्वारा ही कराया गया। साथ ही साथ अब वहां पर जो संस्कृत में आपको एक वहां पर जो इमेज है पार्श्वनाथ भगवान की, तो वहां पर आपको 1678 सी का वहां पर आपको तारीख देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक बोमिया जी टेम्पल है जो फुट ऑफ द शिखर जी पर स्थित है, जो कि आप तलहटी पे इनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो मूरल पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी हर टेम्पल के अंतर्गत इन द पार्श्वनाथ हिल्स, मूरल पेंटिंग्स वो होती हैं जो कि दीवारों पर ही बनाई जाती हैं और ये जो वॉल ऑफ द जैन टेम्पल्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी इन द ब्लेज ऑफ मधुबन के अंतर्गत। साथ ही साथ जो अर्लियर जो टेम्पल है उसके अंतर्गत जो एक तरीके का जो भक्तांबर स्त्रोत के यंत्र का जो स्थान देखने को मिलता है वो श्वेतांबरों के द्वारा जो भक्तांबर टेम्पल है वहां पर बनवाया गया है और ये फाउंड किया गया था आचार्य रामचंद्र सूरी जी के द्वारा। तो जो भक्तांबर स्त्रोत यंत्र से संबंधित जो अर्लिएस्ट टेम्पल आपको देखने को मिलता है वह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें संथाल जो है जो संथाल जो ट्राइब है वह इस जो पहाड़ को मारुंगु गुरु के नाम से जानती है, यानी कि उनको देवताओं की पहाड़ी ये कहती है। साथ ही साथ ये सेलिब्रेट करते हैं हंटिंग फेस्टिवल ऑन द फुल मून डे के अंतर्गत जो बैसाख के अंतर्गत मिड अप्रैल में। इसके अलावा जो पार्श्वनाथ हिल्स है उसकी जो हाइट है 1365 मीटर है, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है स्टेट ऑफ झारखंड की। अगर हम बात करें संथाल्स की तो एक लार्जेस्ट ट्राइब है इन द झारखंड। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल स्टेट में भी ये एक लार्जेस्ट ट्राइब है और इसमें जो टर्म ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इन दो स्टेट में, और अगर हम अदर स्टेट की भी बात करें तो उड़ीसा बिहार एंड आसाम के अंतर्गत भी ये आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जैनों का एक और तीर्थ पालिताना सिटी जो पालिताना मंदिर के नाम से जाना जाता है जिसको शत्रुंजय हिल के रूप में जाना जाता है, उस पर भी कई वेंडलाइजेशन की जो घटनाएं हुई तो उसके कारण से भी ये अभी चर्चा में बना हुआ है और जैनों के द्वारा इसको भी एक तरीके से जैनों के पवित्र स्थान के रूप में घोषित करने की मांग की जा रही है। ये जो हिल है शत्रुंजय जो हिल है ये लोकेटेड है इन पालिताना सिटी ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत गुजरात में। और ये जो आपको हिल देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको बैंक्स ऑफ रिवर है शत्रुंजय रिवर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि सैक्रेड हिल्स है बाय द जेन्स। और ये जो शत्रुंजय हिल्स है वे आपको इसके जो गल्फ ऑफ खंबात और जो इसके गल्फ ऑफ खंबात आपको साउथ में देखने को मिलेगा और जो भावनगर टाउन है इसके नॉर्थ में आपको देखने को मिल जाएगा। जो शत्रुंजय जो इसको एक तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है प्लेस ऑफ विक्ट्री के रूप में। अगर इस टेम्पल के टॉप की बात करें जो हिल के अंतर्गत, तो ये एक 900 साल पहले की एक स्ट्रक्चर है और इसको एक तरीके से इंक्लोजर यानी बाड़ों के रूप में इसको ग्रुप के रूप में बनाया गया है। इसके अलावा जैनों के द्वारा इसमें जो बिलीव किया जाता है कि जो आदिनाथ जो कि फाउंडर हैं जैनिज्म के, तो उन्होंने इसी प्लेस पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया था, तो ऐसी उनकी मान्यता है। इसके अलावा इसका जो टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है एक आपके वहां पर एक मुस्लिम सेंट आंगद पीर का भी वहां पर आपको दरगाह देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्पल है आदिनाथ टेम्पल के, जो भी आपके कई सारे जो आदिनाथ टेम्पल है उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो लोकेटेड है ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लेस के
यानी कि यहाँ पर जो पालीताना में आपको कई सारे टेम्पल देखने को मिलेंगे और जो टॉप पर जो आपको देखने को मिलेगा वह आदिनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो शैत्रुंजी रिवर है जो कि जो हिल के पास से बहती है, ये ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है इन द गुजरात। और जो रिवर एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट, ये जो रिवर का उद्गम है वह नॉर्थ ईस्ट ऑफ द जो गिर हिल्स है वहां से इसका उद्गम है। और ये इसकी जो लेंथ है, जो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वह 227 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम बात करें जो जैनों की जो सेक्ट्स हैं, जो इसके अंतर्गत हम दिगंबर्स और श्वेतांबर्स के रूप में इसको दो सेक्ट्स के रूप में इसको जाना जाता है। तो इन जो जैनिज्म का जो दो सेक्ट्स के अंतर्गत जो डिवाइडेशन हुआ, तो उसके पीछे ये एक आपकी मान्यता है कि इसमें जो फेमाइन आया था मगध के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जो ग्रुप था वह साउथ इंडिया की तरफ चला गया था। और इसके अंतर्गत जो 12 साल तक जो फेमाइन चला, तो जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो साउथ इंडिया के अंतर्गत जो ग्रुप गया था, तो उसने जो जैनिज्म की जो स्ट्रिक्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनको जारी रखा। जबकि जो मगध के अंतर्गत जो ग्रुप रुक गया था, उनने एक तरीके से ढुलमुल रवैया अपनाया इसके अंतर्गत, और उन्होंने क्लॉथ भी इसके अंतर्गत धारण कर लिए। इसके बाद जब 12 साल के बाद जब यहाँ पर अकाल फेमाइन यहाँ पर समाप्त हुआ, तो सदर्न जो ग्रुप था भद्रबाहु के नेतृत्व में जो सदर्न एरिया में गया था, तो वह वापस आया। तो उसके बाद से जब उन्होंने इनके बीच में प्रैक्टिसेस को काफी अलग पाया, तो उन्होंने एक तरीके से वहां पर डिवीजन हो गया जैनिज्म का इन टू साइड्स, एक दिगंबरास के रूप में और एक श्वेतांबर्स के रूप में। इसके अलावा अगर हम दिगंबरास की बात करें, तो जो इसमें जो मॉन्क्स हैं वे एक तरीके से कंप्लीट न्यूडिटी में रहते हैं। इसका अर्थ है दिगंबरास, यानी कि जो दिक है, यानी कि आपको जो अंबर है वही उनके एक तरीके से वस्त्र के समान है, तो वे एक तरीके से कंप्लीट न्यूडिटी में रहते हैं। इसमें जो मेल मॉन्क्स हैं वे कोई भी क्लॉथ नहीं पहनते, जबकि जो फीमेल जो मॉन्क्स होती हैं वह इसमें प्लेन व्हाइट साड़ीज पहनती है। साथ ही साथ जो दिगंबरास हैं इसके जो 5 सिद्धांतों को मानते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य को। इसके अलावा ये जो वुमेन है, ये इसमें जो लिबरेशन है यानी कि जो मोक्ष है वह इसके अंतर्गत प्राप्ति नहीं कर सकती इस सेक्ट की मान्यता के अनुसार। इसके अलावा इसके जो भद्रबाहु इसके एक्सपोनेंट थे, यानी कि जो प्रतिपादक थे इस सेक्ट के, वह थे भद्रबाहु। इसके अंतर्गत हमें कई सबसेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका मुल्ला संघ, बीज पंथा, तेरा पंथा और तेरान पंथा, जिसको समैया पंथा भी कहा जाता है। और इसमें माइनर सबसेक्ट्स भी हैं, जिसमें गुमान पंथा और तोता पंथ इसके अंतर्गत शामिल हैं। और ये हैं मेजर जो सबसेक्ट्स हैं किसके हैं, दिगंबरास के। इसके अलावा अगर हम बात करें श्वेतांबरास की, तो इसमें जो मॉन्क्स होते हैं ये वाइट क्लॉथ्स पहनते हैं। और इसके अंतर्गत जो हमने 5 सिद्धांतों की उसके अंतर्गत बात की गई थी, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचार्य की, तो ये ब्रह्मचार्य को छोड़कर सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय को ये इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, ये ब्रह्मचार्य का ये पालन नहीं करते। इसके अलावा इसमें जो वुमेन के लिए ये माना जाता है कि वह अचीव कर सकती हैं मोक्ष को। और इसके जो प्रतिपादक थे, जो एक्सपोनेंट थे, वह थे स्थूल भद्रा, जिन्होंने ही जो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी उसकी जो अध्यक्षता की थी वह स्थूल भद्रा के द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो मेजर सबसेट्स हैं, एक तो मूर्ति पूजक हैं, एक स्थानकवासी हैं और एक तेरापंथी है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि स्थानकवासी किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो स्थानकवासी किससे संबंधित हैं, ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा इसमें जो संथालों की जो बात हुई, तो उससे संबंधित मॉडर्न इंडिया का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है संथाल रिबेलियन, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो विद्रोह हुआ था 1855-56 में आपको देखने को मिला था। अगर हम इस रिबेलियन के बैकग्राउंड की बात करें, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह लास्ट वास्ट एरिया पर यहाँ पर कब्जा करती जा रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू पॉलिसी भी लागू करती जा रही थी, इनके जो लॉ थे, इनके जो ऑर्डर थे, वे यहाँ पर लागू करते जा रहे थे। इसके अलावा जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसके बाद से यहाँ पर जो उनका अधिकार हुआ था, उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। लेकिन 1793 में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया इन द सम पार्ट ऑफ द बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो नॉर्थन जो बनारस था उस एरिया में। इस सिस्टम के अंतर्गत होता क्या था, एक तरीके का ये परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम था, जिसके अंतर्गत जो लैंड लॉर्ड्स थे, एक जमींदारों और उनकी और जो जमींदारों के जो अधिकार थे भूमि पर, तो उनको हेरिडेटरी यानी कि उनका पीढ़ीगत बना दिए गए। और उनके जो उनकी भूमि पर अधिकार तब तक ही रहता था जब तक कि वह जो फिक्स रेवेन्यू इसके अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करते रहते थे तब तक।
इसके अलावा जब जो किसान थे वह इसके अंतर्गत जो रेंट है वह पे नहीं कर पाते थे, तो ब्रिटिश के द्वारा उनकी जमीनों की नीलामी कर दी जाती थी, उनका ऑक्शन कर दिया जाता था, जिसके कारण से जो संथाल जो ट्राइब्स थी, जो ट्राइबल जो लैंड्स थी, वह कई सारी जो लैंड्स बेची जा चुकी थी, जिससे जो संथाल थे उनका जो कंट्रोल था ओवर द लैंड, जो उनका जो ट्राइबल सिस्टम बना हुआ था, जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ था, वह जो कई जनरेशन से लगातार चला आ रहा था, वह पूरी तरीके से चरमरा गया। इसके अलावा अगर हम संथाल की बात करें तो ये जो ट्राइबल पीपल थे, ये एक तरीके से जो राजमहल हिल है आपके यहाँ पे झारखंड के अंतर्गत, तो वह आपको यहाँ पर देखने को मिलते थे इन 1832। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एक तरीके से डिमार्केट कर दिया इस एरिया को दामिन पोही के रूप में, और इस एरिया को उन्हें संथाल्स को दे दिया गया, और उनसे प्रॉमिस किया गया कि इस क्षेत्र पे उनकी इस क्षेत्र पर उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके अलावा लेकिन लगातार जब जैसे जैसे चेंजेस आते रहे, तो उस तरीके से ही जो डिमांड होने लगे ब्रिटिशर्स के लिए, और जो इस समय के जो संथाल्स की जो लैंड थी उससे उनकी एक तरीके से एक्सॉर्बिडेंट रेट पे, मतलब बहुत ज्यादा रेट पर उन पर डिमांड की जाने लगी उसके रेवेन्यू के लिए, जिसके कारण से जो संथाल थे वह एक तरीके से ट्रैप में फंस गए, इस तरीके की सिचुएशंस में फंस गए, और उनके पास केवल एक ही ऑप्शन रह गया कि वे ब्रिटिशर्स और जमींदार के खिलाफ विद्रोह करें। इसके अलावा एक इसमें एक अनदर रीजन भी था, जो संथाल जो रेबिलियन थे, वह जो संथाल थे वह एक तरीके से बार्टर सिस्टम इसमें फॉलो किया जाते थे, यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति इसमें फॉलो किया करते थे, लेकिन जिसके कारण से उनको जो कैश के रूप में जमींदारों को जो इसमें रेवेन्यू देना पड़ता था, जो उनको टैक्स देना पड़ता था, वह कैश के रूप में देना पड़ता था, और कैश लेने के लिए उनको जमींदार के पास जाना पड़ता था, और जमींदार उनको एक्सॉर्बिडेंट रेट पर उनको लोन देते थे। इसके कारण से वे मनी लेंडर्स के ट्रैप में भी फंस गए, इस तरीके से वे एक तरीके से विशियस साइकिल यानी दुष्चक्र में वे फंस चुके थे, और उनके पास एक ही रास्ता था कि वह प्रोटेस्ट करें। तो इसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और जो संथाल जो रिवोल्ट था वह एक तरीके से हुल रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टार्ट हुआ 30 जून 1855 को, और ये एक तरीके से जो इसके जो प्रोमिनेंट लीडर थे सिद्धू कानू, इसके अलावा चांद एंड भैरव, और इसमें टू सिस्टर्स भी इनके साथ में थी, फूलो एंड जान। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा जो सिद्धू कानू है उन्हीं के द्वारा ही जो आपका संथाल रिवेलियन है वो स्टार्ट किया गया था, ये कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें जो संथाल्स थे, एक जो डिप्रेस्ड और जो एंग्विश, जो गुस्से में जो आपके संथाल्स थे, उन्होंने इसके अंतर्गत गुरिल्ला वारफेयर अपनाया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इन्होंने जो आर्मी जो बना रखी थी वह एक फार्मर्स, विलेजर्स और जो वुमेन की आर्मी इन्होंने खुद से ही बना रखी थी संथाल्स के बीच में, और ये मिलिटराइज कर दिया गया था लगभग 10,000 संथाल पीपल्स को। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स की जो कम्युनिकेशन लाइन थी उनको भी इसके द्वारा डिस्टर्ब कर दिया गया। तो इसने जो गवर्नमेंट ने एक तरीके से अप्लाइड किया जो पॉसिबल मींस है जो इस तरीके के जो मूवमेंट को सरपास करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने वह सारे हथकंडे इसके अंतर्गत अपनाए। और जो ब्रिटिशर्स थे वे यूज करते थे हैवी लोडेड जो वेपन्स, जबकि वह एक तीर और कमान से वे लड़ाई लड़ रहे थे, तो हारना तो इनका तय ही था, एक तरीके से उनको सरपास कर दिया गया। और जो सिद्धू और कान्हू इसका जो नेतृत्व कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और इसका ब्रूटल उन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा इसका ब्रूटल एंड कर दिया गया। इसके अलावा जो संथाल्स थे, एक तरीके से जो मूवमेंट था वह आपको 1856 में इसके अंतर्गत समाप्त हो गया। तो इस मूवमेंट का आपको डेट भी ध्यान रखना है, 1855 से 56 के बीच में हुआ था, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके बाद से ही 1857 की क्रांति आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया संवेद शिखर जी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अफ्रीकन स्वाइन फीवर से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है एक हाईली कंटेजियस है और फेटल एनिमल डिसीज है जो कि इन्फेक्ट करती है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स को। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये थ्रेट बन सकता है ह्यूमन बींग्स के लिए भी, और ये स्प्रेड हो सकता है एनिमल टू द अदर ह्यूमन। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको फर्स्ट डिटेक्ट किया गया था चाइना में इन 1920। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो अफ्रीकन जो स्वाइन फीवर है एक हाईली कंटेजियस और फेटल एनिमल डिसीज है जो कि इन्फेक्ट करती है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स को, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स है और ये स्प्रेड्स हो सकती है एनिमल टू द अदर ह्यूमन, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये ह्यूमन के लिए थ्रेट नहीं है और ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं होती, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है।
थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था 1920 में चाइना में, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट जो डिटेक्ट हुआ था वह फर्स्ट हुआ था ये अफ्रीका के अंतर्गत। तो इसलिए ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो रिसेंटली 700 पिग्स इसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में जो अफ्रीकन स्वाइन जो फ्लू है उससे ये इफेक्टेड पाए गए। अगर हम बात करें अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, तो ये हाईली कंटेजियस और फेटल एनिमल डिसीज है जो कि इन्फेक्ट करता है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स को। साथ ही साथ ये एक तरीके से एक्यूट और जो हेमोरेजिक जो फीवर होता है, रक्तस्रावी जो फीवर्स होता है, उसका ये कारण बनता है। और ये फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था अफ्रीका में इन 1920 में। जो मॉर्टेलिटी है इसकी लगभग लगभग 100% तक इसकी मॉर्टेलिटी है, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी क्योर अवेलेबल नहीं है। और इसके अंतर्गत जो भी एक तरीके से एक ही रास्ता है कि इसमें जो एनिमल्स हैं उनको इससे फैलाव से इससे दूर रखा जाए। इसके अलावा जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये ह्यूमन बींग्स के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि ये आपके एनिमल से अदर एनिमल्स में ही फैलता है, ह्यूमन में ये ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि ये जूनोटिक डिसीज नहीं है। अगर हम बात करें हिस्टोरिकली जो आउटब्रेक था, ये एक तरीके से रिपोर्ट किया गया था अफ्रीका और पार्ट्स ऑफ यूरोप, साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन सी के अंतर्गत। इसके अलावा जो जो मोर रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2007 में जो डिसीज है रिपोर्ट की गई थी मल्टीपल कंट्री अफ्रीका, एशिया, यूरोप विद डोमेस्टिक जो बोथ आपके डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स हैं दोनों में। साथ ही साथ ये डिसीज है लिस्ट है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसको हम OIE के रूप में जानते हैं, तो उसके अंतर्गत भी इसको टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड के अंतर्गत इसको रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ जिसको हम OIE के रूप में जानते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो जो OIE है ये आपकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्रूविंग द एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। इसके अंतर्गत लगभग 182 मेंबर हैं 2018 के अनुसार, और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ये जो OIE है एक तरीके से डेवलप करती है नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स को, जो कि इससे जो मेंबर कंट्रीज हैं उससे संबंधित जो रूल्स को इसमें डॉक्यूमेंट किया जाता है, जिससे कि वे यूज इस जो डॉक्यूमेंटेशन का यूज कर सकें टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीज है या कोई पैथोजेंस है, तो जिसके कारण से वहां की जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ को इंश्योर किया जा सके, उससे संबंधित ये कोड का निर्धारण करती है। इसके अलावा जो OIE जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एज अ रेफरेंस इंटरनेशनल सैनिटरी रूल्स के अंतर्गत। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपका पेरिस फ्रांस के अंतर्गत ये स्थित है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया अफ्रीकन स्वाइन फीवर से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायरो बोर्ड से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो बायरो 4 है एक तरीके से रेफर करता है कि ऑर्गेनिज्म जो कि वायरस को खाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आपके वायरसेस है एक तरीके से न्यूट्रिशन फॉर अनदर ग्रुप ऑफ जो माइक्रोस्कोपिक है, जिसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जो कि हम जिसे जानते हैं प्रोटिस्ट के रूप में। तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो बायरोमोर है एक तरीके से रेफर करता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को कि जो कि वायरसेस को खाते हैं, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो वायरस है जो न्यूट्रिशन है फॉर अनदर ग्रुप ऑफ जो माइक्रोस्कोप हैं, जिसको हम प्रोटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो बायरोबोर है एक तरीके से रेफर करता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वायरसेस को खाते हैं। और इसमें एक और टर्म होती है जो कि केवल इनकी डाइट केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी डाइट केवल वायरस ही होते हैं, तो उनको बायरोबोरी कहा जाता है। इसके अलावा जो वायरसेस हैं एक तरीके से आपको एक प्रीडेटर कहे जाते हैं और ये किल करते हैं इसके होस्ट को। ये एक तरीके से न्यूट्रिशन बन रहे हैं अनदर ग्रुप ऑफ जो माइक्रोस्कोपिक है, जो कि आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम प्रोटिस्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर यूएस के अंतर्गत ये रिसर्च हुआ, जो हेलिटेरिया है जो एक माइक्रोस्कोपिक स्लेट्स एक तरीके से जिसको प्रोटिस्ट भी कहा जा सकता है, वह एक तरीके से पॉपुलेट होता है फ्रेश वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसके अंतर्गत देखा गया कि ये खा सकता है ह्यूज नंबर ऑफ इन्फेक्टेड क्लोरोवायरसेस को।
तो ये जो न्यू फाइंडिंग हुई है रिसर्चर्स के द्वारा, तो इसमें एक तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई है और हमें ये पाया गया है कि जो वायरसेस हैं वे फूड चेन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वायरोबोर से संबंधित, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे वायरोबोर ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कि जो कि वायरस को खाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एटमॉस्फेरिक रिवर से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एटमॉस्फेरिक रिवर है ट्रांसपोर्ट करती है मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर को आउटसाइड द ट्रॉपिकल रीजन टू द हायर लैटिट्यूड। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जब एटमॉस्फेरिक रिवर जो आपकी एक तरीके से इसका लैंडफॉल होता है तो ये रिलीज करती है वाटर वेपर को इन द फॉर्म ऑफ रेन्स और स्नो के रूप में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मोस्ट एटमॉस्फेरिक जो रिवर होती हैं इनका एक वीक सिस्टम होता है, बट ये कॉमन होते हैं, एक तरीके से कंटेन करते हैं लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट विंड को, जो कि एक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं एक्सट्रीम रेनफॉल एंड फ्लड को। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो एटमॉस्फेरिक रिवर है ट्रांसपोर्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर आउटसाइड द ट्रॉपिकल रीजन टू द हायर लैटिट्यूड पर ये ले जाते हैं, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो एटमॉस्फेरिक रिवर है जब इसका लैंडफॉल होता है यानी कि ये भूमि से टकराते हैं तब ये रिलीज करते हैं इसकी वाटर वेपर को एज द फॉर्म ऑफ वर्षा और स्नो के रूप में। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो मोस्ट जो एटमॉस्फेरिक रिवर है एक तरीके से वीक सिस्टम होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जो भी इसके अंतर्गत कंटेन करते हैं लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स और स्ट्रॉन्गेस्ट जो विंड है वे क्रिएट कर सकते हैं एक्सट्रीम रेनफॉल और फ्लड भी ये ला सकते हैं, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए 1 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो एटमॉस्फेरिक रिवर होती है एक तरीके से आपको आसमान में जो रिवर देखने को मिलती है इसी को ही एटमॉस्फेरिक रिवर कहा जाता है। ये आपको लॉन्ग नैरो रीजन होता है एटमॉस्फेयर में लाइक अ रिवर इन द स्काई, और जिसके अंतर्गत आपको ट्रांसपोर्ट करता है मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर आउटसाइड द फ्रॉम द ट्रॉपिकल रीजन से ये ले जाती है हायर एल्टीट्यूड पर। इसके बाद जब इस जो एटमॉस्फेरिक रिवर है जब इसका लैंडफॉल होता है यानी कि जब ये भूमि से टकराता है ये, तो ये एक तरीके से रिलीज करता है वाटर वेपर को इन द फॉर्म ऑफ वर्षा के रूप में और बर्फ की बारिश के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर है ये हमेशा ही डिवेस्टेटिंग होती है यानी कि इसके इसके प्रभाव डिवेस्टेटिंग होते हैं, तो ये इसका जो आंसर है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो रिसर्चर्स हैं इनमें देखा गया है कि जो एटमॉस्फेरिक रिवर के बारे में कि ये लगभग 30 से 550% एनुअल प्रेसिपिटेशन ये जो वेस्ट कोस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो ये वहां पर 30 से 50% ये कंट्रीब्यूट करता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें जो वीक जो एटमॉस्फेरिक जो रिवर होती है वह एक तरीके से बेनिफिशियल रहती है यहाँ की बारिश और स्नो के लिए, लेकिन मोस्ट जो पावरफुल जो रहते हैं ये एक तरीके से एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल और डिवेस्टेटिंग जो बाढ़ है वो फ्लड भी यहाँ पर ला सकती है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक रिवर है एक तरीके से कारण बना है एवरेज 1.1 बिलियन डॉलर का फ्लड के कारण जो डैमेज हुआ है ईयरली इन द वेस्टर्न यूएस में। इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक जो रिवर्स है एक तरीके से डिवेस्टेटिंग रेन इसमें प्रोवाइड कराती है, मतलब डिवेस्टेटिंग बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है जब ये कंबाइन हो जाती है बॉम्ब साइक्लोन से। तो आप जान लेते हैं बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है। तो अगर हम बात करें बॉम्ब साइक्लोन की तो बॉम्बे जेनेसिस यानी कि आपका एक्सप्लोसिव इसमें साइक्लोन जनरेट हो जाता है, और इसके अंतर्गत जो रैपिड डीपनिंग हो जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंतर्गत जो लो प्रेशर एरिया है वह बहुत ज्यादा डीपन हो जाता है, तो उसके बाद से बॉम्बे जेनेसिस यानी कि जो एक्सप्लोसिव साइक्लोजेनेसिस इसके अंतर्गत जनरेट हो जाता है। इसके अलावा ये बेसिकली आपको मिड लैटिट्यूड रीजन में देखने को मिलेगा, और ये इंटेंसिफाई होता जाता है वेरी वेरी रैपिडली, और ये जनरली आपको देखने को मिलेगा मैसिव विंटर के टाइम पे, मतलब बहुत ज्यादा ठंड होगी उसके टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो एक तरीके से कॉस्ट करता है लगभग स्ट्रॉन्ग विंड वहां पे लेके आएगा, बाढ़ ला सकता है या आइस एंड स्नो की वहां पर बारिश कर सकता है। जो हरिकेन है जो साइक्लोन है क्लासिफाइड किए जाते हैं बॉम्ब साइक्लोन, और जो एक तरीके से डिपेंडिंग होते हैं चेंज इट्स प्रेशर और लैटिट्यूड के अनुसार। इसके लिए ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बॉम्ब साइक्लोन की जो कंडीशन रहती है वह रहती है कि 60% जो लैटिट्यूड एक्सप्लोसिव जो साइक्लोजेनेसिस है वह एक तरीके से अकर होता है यहाँ पर जो सेंट्रल प्रेशर जो है वह डिक्रीज हो जाता है 24 मिलीबार तक,
इन मोर देन 24 आवर में, मतलब 24 मिलीबार प्रेशर डीपन हो जाएगा इन अ 24 आवर, तो उस कंडीशन को आपको क्या कहा जाता है, बॉम्ब साइक्लोन। तो ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, 24 मिलीबार अगर डीपन हो जाएगा प्रेशर इन द 24 आवर तो वो कहा जाएगा बॉम्ब साइक्लोन। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एटमॉस्फेरिक रिवर्स से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक्निकल टेक्सटाइल से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो टेक्निकल टेक्सटाइल है एक टेक्सटाइल मटेरियल होता है जो कि एक तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है प्राइमरली फॉर द एस्थेटिक, यानी कि आपके सौंदर्य कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। थर्ड स्टेट सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये यूज किया जाता है इंडिविजुअली भी किया जा सकता है या कंपोनेंट के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है टू द प्रोडक्ट, कि वह इसकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टी है उसको इनहेंस कर सके। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो इंडस्ट्री है वह एक तरीके से नॉलेज बेस्ड रिसर्च इंडस्ट्रीज है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो टेक्निकल टेक्सटाइल है एक टेक्सटाइल मटेरियल है जो कि एक तरीके का प्रोडक्ट है जो कि मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है प्राइमरली फॉर द एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो प्राइमरली इसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ना कि एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नहीं। तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो इंडिविजुअली भी इसको यूज किया जा सकता है या कंपोनेंट के रूप में भी यूज किया जा सकता है या पार्ट ऑफ अनदर प्रोडक्ट के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है जो कि इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी को इनहेंस कर देता है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो इंडस्ट्री है एक तरीके से नॉलेज बेस्ड रिसर्च ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इशू की गई है टू गाइडलाइंस अंडर द प्रोग्राम ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो चल रहा है उसके अंतर्गत दो गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इशू की गई है। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जनरल गाइडलाइन की, तो इसके अंतर्गत जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के, प्राइवेट हो या पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, तो उसके लिए गाइडलाइन दी गई है। ये इनेबल करता है न्यू टेक्निकल टेक्सटाइल डिग्री प्रोग्राम को अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। और इसमें जो जनरल गाइडलाइंस है फॉर द ग्रांट फॉर द इंटर्नशिप दिया जाएगा फॉर द सपोर्ट टू द टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। इसके अलावा इसमें ग्रांट दिया जाएगा लगभग 20,000 का पर स्टूडेंट पर मंथ में, और इसको प्रोवाइड कराया जाएगा इनकी जो इम्पैनल जो कंपनी होगी उसको, और इंटर्नशिप की जाएगी जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं उससे संबंधित जो रेलिवेंट्स हैं उनके लिए इंटर्नशिप इसके अंतर्गत दी जाएगी। इसमें जो डिपार्टमेंट या स्पेशलाइजेशन होगा पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट अंडर द जो जीएसटी जो गाइडलाइन है, जो जीआईएसटी जो गाइडलाइन रखी गई है, तो उसके अंतर्गत इनको ट्रेनिंग उसके अंतर्गत दी जाएगी और उसके बिहाफ पर इनको 20,000 पर स्टूडेंट पर मंथ फी स्टाइपेंड्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा जो टेक्निकल टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, तो जो टेक्निकल जो टेक्सटाइल जो मटेरियल होता है या जो प्रोडक्ट होता है मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है प्राइमरली फॉर द टेक्निकल परफॉर्मेंस और फंक्शनल प्रॉपर्टीज के रूप में रेदर देन द आपके जो एस्थेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी कंपैरिजन, यानी कि इसको जो प्राइमरली इसको आपको बनाया जाता है कोई सौंदर्य के लिए इसको नहीं बनाया जाता, बल्कि इसको टेक्निकल परफॉर्मेंस और फंक्शनल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये यूज किए जाते हैं इंडिविजुअली भी यूज किया जा सकता है, कंपोनेंट या पार्ट ऑफ अनदर पार्ट भी यूज किया जा सकता है, जो कि इनहेंस कर देता है फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ इट। साथ ही साथ ये एक तरीके से नॉलेज बेस्ड रिसर्च ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है। और विद द व्यू टू द पोजीशन अगर हम बात करें, तो इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है टेक्निकल टेक्सटाइल के अंतर्गत। जो भी आपका नेशनल जो टेक्सटाइल जो टेक्निकल टेक्सटाइल जो मिशन चल रहा है, इसको लॉन्च किया गया था 4 ईयर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड के अंतर्गत, जो कि 2020-21 से 2023-24 तक ये मिशन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत 4 कंपोनेंट है, जिसके अंतर्गत आपका रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट किया जाएगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा, और एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो 4 आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत है, जो कि 2021 से 2023-24 तक ये मिशन चलाया जा रहा है, जिससे कि हम ग्लोबल लीडर बन सके इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। इसके अलावा कई सारे जो टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं, जैसे कि मेडिटेक जो कि मेडिकल फैसिलिटीज के लिए इसको यूज किया जा सकता है, मोबिटेक आपके ओइकोटेक
ऑइकोटॉक जो कि आपके जो वेस्ट जो डिस्पोजल होते हैं, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इनको यूज किया जा सकता है। पैक टैग, प्रो टैग, स्पोर्ट टैग, साथ ही साथ एग्रो टैग होते हैं, एक बिल टैग होते हैं, क्लॉथ टैग, जियो टैग, होम टैग, साथ ही साथ इंडर टैग, ये भी इसके अंतर्गत यूज किए जाते हैं। तो इस टाइप के टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं जो कि आपके रिसर्च पर्पसेस या जो आपकी जो इंडस्ट्रीज की जो परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया टेक्निकल टेक्सटाइल से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।